हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है जिसकी डेट इक्विटी रेशियो 0.5:1 है। इन 4 ट्रांजेक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस रेशियो पर? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं आएगा, यही आपको बताना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जहां पर आपने इक्विटी शेयर्स को इशू किया, इक्विटी शेयर्स को इशू किया मतलब अलॉट किया। तो शेयर्स को इशू करोगे तो क्या होगा? आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, और शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी तो शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज होगा। शेयर इशू करोगे तो पैसा भी मिलेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो करंट एसेट आएगी, तो करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो कहां कहां चेंज आया ये आपको फाइंड करने के बाद अब आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड है कितनी। हमको फिगर्स एज्यूम करनी पड़ेगी। अगर आपकी शेयर होल्डर फंड 1 है तो आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स उसकी आधी है। तो मान लेते हैं हमारा शेयर होल्डर फंड 1 लाख का है, तो आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स उसकी आधी, मतलब कि 50,000। आपने अगर शेयर्स इशू किए तो वो कितने किए? एक फिगर एज्यूम करो, 10,000 के शेयर्स इशू किए तो 10,000 से आपके शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स पर तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। शेयर होल्डर फंड आपका 10,000 से इंक्रीज होकर के 1,10,000 हो जाएगा। जो हमने फिगर एज्यूम की है उसी के अकॉर्डिंग आप एनालाइज करोगे। तो 1,10,000 आपका शेयर होल्डर फंड हो गया। तो न्यू रेशियो आपकी हो जाएगी 50,000 अपॉन 1,10,000, 0.45:1। पहले से ये रेशो इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई या कोई चेंज नहीं आया? क्या हुआ है बताओ? आपकी रेशो पहले से डिक्रीज हो गई। पहले थी 0.50, अब हो गई 0.45। तो ये पहले से रेशो डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि आपका शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो गया लेकिन लॉन्ग टर्म डेट्स वैसे की वैसे हैं। तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो आपकी रेशियो डिक्रीज होगी। आप फिगर कोई भी एज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन उसका प्रोपोर्शन यही रहना चाहिए जो आपकी रेशो दी है। आप इसको 20,000, 40,000 ले सकते हो, 1 लाख, 2 लाख ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अपने मन से कोई भी फिगर लो, लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग और उसी हिसाब से एनालाइज करो। नेक्स्ट है, आपने कैश रिसीव किया डेटर से। तो डेटर्स आपके क्या है? करंट एसेट है। तो करंट एसेट आपकी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। डेटर से पेमेंट मिल गई, डेटर्स खत्म हो गए, डिक्रीज इन करंट एसेट। कैश मिला तो कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा तो करंट एसेट इंक्रीज होगी। तो मान लिया कि आपने ये 50,000 के लॉन्ग टर्म डेट्स है, शेयर होल्डर्स फंड 1 लाख है। तो क्या इन दोनों पर कोई चेंज आया इस ट्रांजेक्शन से? नहीं। चेंज आ रहा है आपकी करंट एसेट पर। लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर फंड तो वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे। तो आपकी रेशियो जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा आपकी रेशियो में। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स सेम है, उन पर कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद आपने डिबेंचर्स को रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसका क्या मतलब है? रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी। तो जब डिबेंचर्स आपके रीपेमेंट करते हो, आप रीपेबल होते हैं, आपके पेमेंट का टाइम आ जाता है, रिडीमेबल हो जाते हैं, तो उस टाइम पर वो डिबेंचर्स आपके क्या बन जाते हैं? वैसे तो डिबेंचर्स आपकी लॉन्ग टर्म डेट है, लेकिन जिस साल उसकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी वो डिबेंचर्स आपके क्या बन जाते हैं? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप डिबेंचर्स की पेमेंट करोगे तो डिबेंचर्स डिक्रीज होंगे और करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। पेमेंट कर रहे हो तो कैश डिक्रीज होगा और करंट एसेट डिक्रीज होगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पर है कि डिबेंचर्स वैसे आपके लॉन्ग टर्म डेट्स है, लेकिन जिस साल आप इसकी पेमेंट करते हो, जिस साल ये मैच्योर्ड होने वाले होते हैं, उस साल ये आपकी करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो आप इसका मतलब पेमेंट कर रहे हो तो किसकी पेमेंट कर रहे हो? करंट लायबिलिटी की, लॉन्ग टर्म डेट की नहीं।
तो यहाँ पर जो गलती आप करने वाले थे लॉन्ग टर्म डेट्स में चेंज की, वो नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट्स तो जैसे थी वैसे ही रहेगी। चेंज आ रहा है आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो पर इस ट्रांजेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, आपने परचेज किया स्टॉक लेकिन उधार में। स्टॉक परचेज करोगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा और करंट एसेट इंक्रीज होगी, और उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो क्या इस ट्रांजैक्शन से आपकी लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड पर कोई चेंज आ रहा है? नहीं, इन पर तो कोई चेंज नहीं है। तो आपकी रेशियो भी जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी, 0.5:1. There is no change in the debt equity ratio because there is no change in the shareholders fund and long term debts. तो आई होप ये चारों ट्रांजैक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गई है। डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज फॉलो करते हुए हर क्वेश्चन को समझते जाओ, सीखते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।